हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे मेरे भाई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का। अपन टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस देख रहे थे। आज अपन चर्चा करेंगे माइनर टेस्ट तीसरा है, जीके जीएस वाला है। हिंदी वाला अपन कल कर चुके थे, आज अपन ये करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। एक तरफ के अपन इंग्लिश हिंदी वाले विजिबल कर लेते हैं। ये रहे भाई, ठीक है। सवाल क्या दे रखा है? पहला सवाल दे रखा है, यहाँ 3 कथनों के बाद 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, उनके बारे में अपने को चर्चा करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर कथन है कि कुछ कुत्ते चूहे हैं। दूसरा कथन है कि सभी चूहे पेड़ हैं। तीसरा जो कथन है कि कुछ पेड़ कुत्ते नहीं हैं, वो आपसे पूछा, ये दिया गया है। निष्कर्ष के बारे में बात करें, देखो मेरे भाई, निष्कर्ष निकल कर आता है कि कुछ पेड़ कुत्ते हैं, ये बात तो ठीक हो रही है। दूसरा बात करते तो सभी कुत्ते पेड़ हैं, ये बात नहीं हो रही है। तीसरा बात करते तो सभी चूहे कुत्ते हैं, ये बात भी यहाँ पर से सही नहीं हो रही है निष्कर्ष में। नेक्स्ट बात करते हैं कि कोई पेड़ कुत्ता नहीं है, ये बात भी यहाँ पर से नहीं है। तो यहाँ पर से पूछा कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता, तो मेरे भाई अपना एक ही कर रहा है ना, तो यहाँ पर से एक कौन सा आएगा? तो यहाँ पर से मेरे भाई चौथा लगा दो कि केवल पहला है वो अनुसरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दोबारा से कथन कारण वाला दे रखा है। कथन के बारे में अपन पढ़ते हैं। कथन के अंदर से क्या कह रहा है, देखो मेरे भाई, कि क्या ओटीटी सामग्री पर सेंसरशिप होनी चाहिए, ये दिया गया है। अब तर्क देखते हैं, तो तर्क के अंदर से बात क्या कही है कि हाँ, अनेक ओटीटी कार्यक्रमों में अभद्र भाषा, हिंसा तथा अश्लीलता का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि नहीं, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, तो ये बात गलत आती है मेरे भाई। तो आपका कथन कौन सा है? एक सही आ रहा है यहाँ पर से तर्क के बारे में। तो देखो मेरे भाई, आपका कौन सा आएगा? केवल तर्क है वो पहला प्रबल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नीचे चलते हैं मेरे भाई। तीसरा सवाल दे रखा है, दोबारा से आपके पास में एक कथन दे रखा है और बाद में 2 अभिधारणा दे रखी है, उनके बारे में अपन चर्चा करनी है। पहला बात करते हैं कथन के बारे में। कथन में कहा गया है कि किसी राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता उसके मानव संसाधनों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। ठीक है, अभिधारणा के बारे में बात करें तो भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है जैसे जैसे इसके मानव संसाधनों की गुणवत्ता बढ़ रही है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते तो प्रत्येक देश का आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने का अभिलषित लक्ष्य होता है, तो ये सही नहीं है। दूसरा बात करते तो देखो मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सी अभिधारणा सही है? तो मेरे भाई यहाँ पर से बात की जाए तो यहाँ पर से लगा देना मेरे भाई कि केवल एक में निहित है। नेक्स्ट बात करते हैं। 4 का सवाल दे रखा है। कथन के बाद में 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहले कथन पढ़ते हैं मेरे भाई। कथन कहता है कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो टीम मैच अवश्य जीतेगी। टीम ने मैच जीत लिया है, ये बात कही गई है। अब निष्कर्षों के बारे में बात करते हैं। देखो मेरे भाई, निष्कर्ष में क्या कहा गया कि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, ठीक बात आती है। दूसरा बात कहते हैं कि कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, ये बात गलत आती है। निष्कर्ष आपका एक ही कर रहा है मेरे भाई, फॉलो यहाँ पर से। तो पहला अनुसरण कर रहा, तो ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न विकल्पों में से असंगत को छांटना है। हैंडबॉल, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। सारे साथियों, एक आता है शतरंज। ये शतरंज अलग है क्योंकि साथियों बैठकर खेला जाता है और ये बैठकर नहीं खेले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के अंदर से अगला पद पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई, इस सीरीज को जब अपन फॉलो करते हैं तो रूट 3/2 दे रखा है। तो यहाँ पर से कौन सा देखो मेरे भाई, यहाँ पर से 1 ले रखा है। 1 के बाद में जब अपन फॉलो करते हैं तो 1 के बाद में 3 आ रहा है, और 3 के बाद में मेरे भाई कितना आ रहा है? यहाँ पर से 5 आ रहा है। ठीक है, दोबारा बात करते हैं। यहाँ पर से अपन 1 मान लेते हैं, 1 के बाद में 2 आ रहा है, और 2 के बाद में 3 लगाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा आएगा? रूट ये आएगा। कौन सा आएगा मेरे भाई? 3√6 आएगा। 3√6 कहीं पर है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि एक निश्चित कूट भाषा में दे रखा है, देखो मेरे भाई, सर्च को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा दे रखा है इधर को इस प्रकार से लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर से अगस्त के बारे में पूछा गया। तो मेरे भाई यहाँ पर से अपन क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? इसके अंदर से कॉन्सेप्ट लगा दो, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो साथियों, 1 के बाद में देखो इसमें से साथियों, इसमें से अपन लिखते हैं तो कौन सा आएगा? +1 आएगा। ठीक है, और दूसरा बात करते तो -2 +3 और -4 और +5 और -4
6, ये यहाँ पर से पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर से अपन लगाएंगे तो मेरे भाई ए के बाद में कौन सा आएगा, बी आएगा, और यू के बाद में -2 लगाओगे तो मेरे भाई कौन सा आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है। अब +3 लेना है तो +3 लोगे तो मेरे भाई जी के बाद में कौन सा आएगा, जे आएगा, जे आ गया। बाद में -4 लोगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक है। और बाद में अपना पास में से अक्स आ जाएगा, अक्स के बाद में साथियों एन आ जाएगा। है कहीं पर ये ऐसा? तो ये है ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल दे रखा। अच्छा सवाल है कि 7 व्यक्ति हैं, बी सी डी आई जे के और एल एक गोल मेज के परितः हैं, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। आई डी के ठीक बाईं ओर और पड़ोस में बैठा है। बी है, बी और के दोनों के निकटतम पड़ोसी है वो जे है, और डी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर के बैठा है, के का निकटतम पड़ोसी एल नहीं है, बात कही गई है। सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है वो पूछा गया। तो मेरे भाई इसका जो आंसर आएगा आप जब आप निकालोगे सर्किल बनाकर तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई। जब आप इसको काउंट करोगे मेरे भाई 1 2 3 4 इस प्रकार से जब काउंट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 18 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि बीएनएस के संबंध में सुमेलित करना है वो आपसे पूछा गया है। ये बीएनएस वाला है ना मेरे भाई, एक मैं अपन शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, मैंने उस शॉर्ट नोट्स की क्लास में जल्दी लेकर आने वाला हूँ साथियों। करीबन आधा 1 घंटे के अंदर से सारा का सारा आपका बढ़िया तरीके से उसमें रिविजन हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं बच्चा, तो 2-3 में आता है मेरे भाई बच्चा। दस्तावेज के बारे में अगर बात करें तो 2-8 में आता है। लिंग के बारे में बात करें तो 2-10 में आती है, और इलेक्ट्रॉनिक अपराध आते हैं वो 2-39 में आते हैं। थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर से ए में सी है, सी कौन कौन से मेरे भाई 2 में आ गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरे में ए है, 2 आ गया। तो ये तो बात खत्म हो गई, ये खत्म हो गई। तीसरे में मेरे भाई कौन सा है, सी में बी दे रखा है, तो सी में बी दे रखा है, यहाँ पर से ये नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि मोबिलिजिंग के संबंध में असत्य कथन है वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो बीएनएस की धारा 113(2) में प्रावधान किया गया है। नहीं भाई, यहाँ पर से क्या होता है कि 113(2) के अंदर से क्या है, 113 ही के अंदर से बात करें तो मेरे भाई जो आतंकवादी कृत्यों से संबंधित हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। जो मॉब लिंचिंग के अंदर से बात करें तो मेरे भाई ये 103(2) में है। कौन से में मेरे भाई 103(2) में आपको देखने को मिलेगा, यही असत्य आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। तो मेरे भाई अवध के बारे में बात करें तो अवध का जो शासक था नाम आता है शहादत खां बुरहान उल मुल्क आता है, जो 1772 में है, शायद तक याद रहती है मेरे भाई। 1772 नहीं, 1722 में है। 1722 में यहाँ पर से वो राजा बनता है, और बाद में क्या होता है कि मोहम्मद शाह जो रंगीला रहता है उसके द्वारा स्थापना की जाती है। जो मोहम्मद शाह रंगीला का जो शासनकाल रहता है वो 1719 से लेकर मेरे भाई 1748 तक रहता है। थोड़ा सा याद रखना, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान कौन सा था वो आपसे पूछा गया है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी है इसके उत्तर की तरफ अगर अभियानों के बारे में बात करें तो जो पहला जो अभियान होता है वो गुजरात अभियान होता है। कौन सा होता है मेरे भाई, गुजरात अभियान होता है। कब, 1299 में होता है। और बाद में साथियों कौन सा आता है, रणथंबोर आता है। 1303 में रणथंबोर आ गया। फिर 1301 में रणथंबोर आता है। 1303 में कौन सा आता है मेरे भाई, 1303 में आपको सबको पता है कौन सा, चित्तौड़ वाला जाता है। फिर 1305 में मेरे भाई कौन सा आता है, ये मालवा आ जाता है। और 1308 में एक और आता है मेरे भाई, कौन सा आता है, यहाँ पर से सिवाना वाला जाता है। और 1311 में उसका लास्ट अभियान आता है उत्तर भारत का। ठीक है। तो वो कौन सा आता है, जालोर का अभियान आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। यहाँ पर से कानड़ देव सोनगरा को यहाँ पर से पराजित किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा पहला कौन सा था। तो गुजरात अभियान पहला था 1299 का। दोबारा से बता देता हूँ कौन कौन से थे। 1299 में तो गुजरात का था पहला, उत्तर भारत का। ठीक है। फिर रणथंबोर था 1301 में, फिर चित्तौड़ का 1303 में, फिर मालवा का 1305 में, फिर सिवाना का 1308 में, फिर जालोर का लास्ट है 1311 में। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा कि निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। तो मेरे भाई सबको पता है ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की जाती है। 1315 से 1388 तक इसका शासनकाल था, उसके अंदर से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं तो शंकर देव को असम का चैतन्य महाप्रभु कहा जाता है, एकदम बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं तो शंकर देव ने कीर्तन व जोड़ी कर
ताल की प्रथा शुरू की थी, ये बात गलत आती है मेरे भाई। सत्य कथन पूछा गया तो मेरे भाई सत्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त के अधीन जमा किए गए भू राजस्व में जमींदारों का कितना हिस्सा हुआ करता था? तो सबको पता है मेरे भाई 1/11 हुआ करता था। नेक्स्ट बात करते हैं हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में असत्य कथन पूछा गया तो पहला बता रखा है कि भारत के 4 बाग पद्धति में पहली इमारत थी, ये बात यहाँ पर से गलत आती है तो आपका ऑप्शन नंबर पहला ही लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? सवाल दे रखा है कि व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों द्वारा विलय किए गए राज्यों का कालक्रम आरोही क्रम में आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई सबसे पहले अगर बात करें तो 17 आपको देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा? 17 देखने को मिलेगा, जो 1848 में विलय किया जाता है। थोड़ा सा याद रखना। फिर जैतपुर आता है, ठीक है, जैतपुर 1849 में आता है। कब आता है? 1849 में आता है। फिर संबलपुर आता है मेरे भाई, संबलपुर है ये भी 1849 में विलय होता है, थोड़ा सा याद रखना है। फिर आता है कौन सा? भगत आता है जो 1850 में विलय किया जाता है। फिर होता है उदयपुर आता है मेरे भाई 1852 में विलय किया जाता है। फिर झांसी आती है 1853 में विलय की जाती है। और फिर बाद में नागपुर आता है, ये 1854 में विलय किया जाता है। अब अपन देखते हैं, देखो साथियों, सबसे पहले जो है ये जैतपुरा, तो जैतपुरा के बारे में बात करें फिर तो यहाँ पर से 1849 आ जाता है। दूसरा संबलपुर मेरे भाई यहाँ पर से 1849 में ये विलय हो गया, ठीक है। फिर उदयपुर के बारे में बात करें तो ये मेरे भाई ये 1852 में विलय हो गया। और लास्ट में मेरे भाई झांसी आ जाता है जो 1853 में विलय होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 1857 की क्रांति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं तो 30 जून 1857 को क्रांतिकारियों ने चिन्हट के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो दूसरे में दे रखा है कि इस युद्ध में अवध की सेना का नेतृत्व बरकत अहमद और खान अली खान ने किया, यह बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो इस युद्ध में अवध का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस मारा गया था, यह बात गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है? तो इसके युद्ध के अंदर से बात करें तो देखो साथियों, जो हेनरी था ना, वो हेनरी लॉरेंस है, वो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था, ये बात ठीक है। और बाद में क्या होता है कि वह युद्ध के बाद में वो लखनऊ रेजिडेंसी चला जाता है और वहाँ पर से लगी चोटों के कारण वहाँ पर से मारा जाता है, न कि वो सीधा इस युद्ध में मारा जाता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं तो युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने लखनऊ की रेजिडेंसी में शरण ली, ये बात भी यहाँ पर से सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का सही चुनना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। पहला बात करते हैं तो शिवाजी ने प्रथम बार सूरत पर आक्रमण 1663 में किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो शिवाजी ने 1663 में दक्कन के मुगल गवर्नर शाइस्ता खां की सेना को परास्त किया, यह बात भी ठीक है। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को शाहजहाँ ने 5000 का मनसब प्रदान किया, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित सामाजिक धार्मिक आंदोलनों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट भी है। अगर पहला बात करें, ब्रह्म समाज की स्थापना मेरे भाई 1828 में होती है, कलकत्ता में की जाती है, राजा राम मोहन राय के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से मानव धर्म सभा के बारे में बात करें तो मेरे भाई मानव धर्म सभा की जो स्थापना होती है वो 1844 को होती है, सूरत में होती है, याद रखना। दुर्गाराम यहाँ पर से आपको देखने को मिलते हैं, एक का नाम आता दादो बाव नाम, पांडुरंग भी आपको देखने को मिलते हैं, 2-3 नाम आपको देखने को मिलेंगे जो इसकी स्थापना करते हैं। दूसरा बात करते हैं परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की जो स्थापना होती है मेरे भाई ये 1849 में होती है, बॉम्बे के अंदर से। तो ये भी दाबोदा पांडुरंग है उनके द्वारा की जाती है, ठीक है। प्रार्थना समाज के बारे में आप बात करें तो मेरे भाई सबको पता है 1867 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है, और बॉम्बे में होती है। और बात करें तो मेरे भाई आत्माराम पांडुरंग और साथ में ही महादेव गोविंद रानाडे और आरजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, थोड़ा सा याद रख लेना। और तो यहाँ पर से कालक्रम के अनुसार बात करें तो मेरे भाई कौन सा सही रहेगा? इसमें से पहला, दूसरा और तीसरा आएगा मेरे भाई, तीसरा फिर बाद में चौथा आएगा। तो इसका जो सही आंसर है तो मेरे भाई इसको लगा लेना, कौन सा आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस प्रकार से क्रम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा सवाल दे रखा है? 22 का सवाल दे रखा है कि महात्मा गांधी का पहला अखिल भारतीय
आंदोलन कौन सा था वो आपसे पूछा गया। चंपारण के बारे में बात करें तो मेरे भाई 1917 ये स्वदेशी था। दूसरा बात करते हैं तो 1918 खेड़ा सत्याग्रह था। अहमदाबाद सत्याग्रह मेरे भाई 1918 में था। ये तीनों के तीनों मेरे भाई क्या थे, क्षेत्रीय स्तर पर थे। लेकिन साथियों जो रोलेट एक्ट आता है जो 1919 में आपको देखने को मिलता है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा, जो अखिल भारतीय आंदोलन व पहला महात्मा गांधी का देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 23 का सवाल दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि मेरे भाई कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। तो मेरे भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित किस समानांतर सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। मेरे भाई याद रखना, उसका सही आंसर रहेगा तामलुक के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को शहीद द्वीप नाम दिया गया, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलेगा अंडमान को दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, नाम आता है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का आपको देखने को मिलता है। भारत में प्रथम निर्वाचन मंडल की व्यवस्था सर्वप्रथम है वो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा शुरू की गई थी, जिसमें से मार्ले मिंटो सुधार नाम से साथियों भी जाना जाता है। इसको भी थोड़ा सा याद रखना। इसमें से इस अधिनियम में मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक जो प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली स्थापित की गई, जिसका अर्थ यह था कि केवल मुस्लिम मतदाता ही उसमें विधान परिषद के मुस्लिम सदस्यों का ही चुनाव कर सकते थे। और बाद में साथियों भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1919 के द्वारा इस प्रावधान को सिखों को और भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों और यूरोपीय लोगों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया था। थोड़ा सा याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि विजयनगर साम्राज्य में आंगियार व्यवस्था प्रचलित थी, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई देखो, इसके बारे में अगर बात करें तो ये ग्रामीण प्रशासन में आपको देखने को मिलती है। विजयनगर साम्राज्य के अंदर से अगर बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर से आंगियार प्रणाली है वो ग्राम स्तरीय प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। इस विशेषता के तहत क्या होता था कि प्रत्येक ग्राम को एक क्या कहता कि स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। और ग्रामीण प्रशासन के संचालन के साथियों 12 अधिकारियों का समूह नियुक्त किया गया था, जिसे सामूहिक रूप से साथियों क्या कहा जाता था, आंगियार कहा जाता था। इन अधिकारियों को क्या करता था कि मेरे भाई कि इन अधिकारियों को है ना मौद्रिक वेतन नहीं मिलता था। इनको क्या मिलता था कि साथियों भूमि और कृषि उत्पादन से मुआवजा मिलता था। बस इतना ही थोड़ा सा याद रख लेना। तो इसका जो सही आंसर है वो ग्रामीण प्रशासन से आपको थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं। 28 का सवाल दिया गया है। 28 के सवाल में कहा गया कि गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, वो पूछा गया। पहला बात करते कि उन्होंने लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सामाजिक चेतना का प्रसार हेतु उन्होंने धारावाहिक रूप से समाचार पत्र सतपत्रेण छपवाए, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं इन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं इन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंधमाला आरंभ की, यह बात साथियों गलत आती है। निबंधमाला के बारे में बात करें तो नाम आता है विष्णु कर्षण चिपलूणकर द्वारा ये आरंभ की जाती है। थोड़ा सा याद रखना किसके द्वारा, विष्णु कर्षण चिपलूणकर द्वारा, ये थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो मेरे भाई याद रखना 1936 के अंदर से स्थापना होती है। BR अम्बेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 30 का सवाल दे रखा है कि कांग्रेस का पहला निकाय कौन सा था जिसने राज्य के निर्माण के लिए भाषाई सिद्धांत के विरुद्ध चेतावनी दी थी, वो आपसे पूछा गया है। तो वो आता है मेरे भाई JVP कमेटी। बात करें इस कमेटी के बारे में तो मेरे भाई इस कमेटी का कांग्रेस का वह पहला निकाय था जिसमें से राज्यों के निर्माण के भाषाई सिद्धांत के विरुद्ध चेतावनी दी थी। इस कमेटी का जो गठन है वो 1948 में किया जाता है। थोड़ा सा याद रखना। इसमें से जवाहरलाल नेहरू हो गए, वल्लभ भाई पटेल हो गए और पट्टाभी सीतारमैया शामिल थे। ठीक है, कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें से भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विचार को क्या कर दिया था, यहाँ पर से अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि रूप से बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर पुनर्गठन की अनुमति इसके अंदर से दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 31 का सवाल दे रखा है। सवाल में कहा गया कि रजाकार निम्नलिखित में से किस राज्य के भारत के विलय में मुख्य बाधा
माने जाते हैं। तो मेरे भाई याद रखना, वो आपको देखने को मिलता है हैदराबाद। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। बात करें मेरे भाई रजाकार और कासिम रिजवी के नेतृत्व में इस्लामिक अर्धसैनिक स्वयंसेवी बल थे, थोड़ा सा याद रखना, जिन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हैदराबाद राज्य के भारत में विलय का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को स्वतंत्र बनने रहने के लिए प्रोत्साहित किया था और विलय को रोकने के लिए साथियों की हिंसक अभियान चलाया था, जिसके कारण साथियों भारत सरकार ने 1948 में ऑपरेशन पोलो शुरू किया गया। अंत में बाद में क्या कर दिया जाता है कि भारत का विलय इसमें कर लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का विकास के योजनाकार कौन थे, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में अगर बात करें तो नाम आता है कौन, नाम जो उद्योगों के बारे में बात करें तो नाम आता है पीसी महालनोबिसन आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है मेरे भाई ये 1956 से लेकर 1961 पर आपको देखने को मिलता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित थी, विशेषकर से साथियों भारी उद्योगों पर। इस योजना को साथियों याद रखना, नाम आता है पीसी महाबलेश्वर मॉडल पर आधारित किया गया था, याद रखना है। ठीक है, जो भारतीय सांख्यिकी संस्था के संस्थापक भी माने जाते हैं, थोड़ा सा ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान के सहकारिता विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा करता है मेरे भाई, सबको पता है कि राज सहकार पोर्टल के द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। तो मेरे भाई विटामिन के लगा देना, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से कार्बोहाइड्रेट के लिए सर्वोत्तम आहार कौन सा पूछा गया। तो मेरे भाई एक तो चावल हो गया, एक भूमिगत कंद आ गए और गेहूं, इनमें से साथियों सर्वोत्तम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से मूत्र के रासायनिक संगठन का सही रूप आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई मूत्र के अंदर से 95% तो जल होता है, 2.5% यूरिया होती है, 2% लवण और यूरिक अम्ल आपको देखने को मिलते हैं, 0.3 से 0.5% है वो अन्य पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से मध्य मस्तिष्क का भाग कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। अब मेरे भाई इसके बारे में अगर बात करें तो मस्तिष्क होता है, उस मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन सा, एक अग्र मस्तिष्क होता है, एक मध्य मस्तिष्क होता है और एक पश्चिम मस्तिष्क होता है। अब अगर मस्तिष्क है इसमें से साथियों पश्चिम मस्तिष्क और थैलेमस और हाइपोथैलेमस शामिल होते हैं। अब पूछा गया मेरे भाई मध्य मस्तिष्क का भाग पूछा गया, तो मध्य मस्तिष्क में मुख्य रूप से साथियों नाम आता है कूरा सेरिबेलम आपको देखने को मिलता है। कूरा सेरिबेलम के बारे में बात करें तो मेरे भाई एक तो ये आता है, आपका आंसर तो ये हो जाता है। और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा दूसरा एक और देखने को मिलेगा, मध्य मस्तिष्क के अंदर से भी नाम आता है कोरापोरो क्वाइडोजेमिना आपको देखने को मिलता है। पश्चिम मस्तिष्क की तरफ अपन जात करें तो मैं पश्चिम मस्तिष्क की तरफ आपको देखने को मिलेगा, इसमें से पोन्स आ गया, अनुमस्तिष्क हो गया और मेडुला ऑब्डोगलेटा आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, 38 का सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। इसमें से पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना वो विद्युत करेन नहीं है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो विद्युत प्रेस आ गई, निजम छड़ आ गई और विद्युत आवेग सभी साथियों के हैं ये आते हैं हीटिंग तत्व आपको देखने को मिलते हैं, इसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं। लेकिन जो विद्युत क्रेन होती है वो विद्युत क्रेन है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखना जहाँ पर से विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है न कि उसमें ऊर्जा में, थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, 39 का सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। एक तरफ से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। पहला बात करते हैं तो गवक जनित रोग, तो एथलीट फुट आपको देखने को मिलता है, इसका चौथे में मिला दो। प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई यह आपको हाथी पांव देखने को मिलेगा। विषाणु जनित रोगों के बारे में बात करें तो खसरा जाता है। जीवाणु जनित बात करें तो सिफिलिस आपको देखने को मिल जाता है। इससे मैच करा दो, ए में पहला, ए में चौथा है, बी में तीसरा है, ठीक है, और सी में दूसरा है, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा है। नेक्स्ट सवाल रहे कुछ औद्योगिक नगरों में अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रभाव आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना इसमें से रहेगा कि जीवाश्मी ईंधन के जलने से अधिक NO2 और SO2 की निष्कासन होने से होती है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन से ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षित योगदान पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के संदर्भ में असंगत है, वो आपसे पूछा गया। CO2 के बारे में बात करें तो मेरे भाई CO2 है वो 60% होती है। फिर आता है CH4, कौन सा आता है, मेथियन आता है। मेथियन का मेरे भाई 60% न होकर 20% आपका देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। CFC के बारे में बात करें तो 14% आपको देखने को मिलता है। N2O 6% आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा याद रख लेना।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सी पक्षी की जाति घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में आती है और संकटापन की श्रेणी में से रेड डाटा बुक में शामिल है, वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना साइबेरियन क्रेन इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि परीक्षा में 52% छात्र हिंदी तथा 43% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए, आपसे पूछा गया। सरल सा सवाल, ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, दोनों को जोड़ दो। 52 प्लस का 42 कितना हो गया लाला? 94% हो गया। अब 94 के अंदर से साथियों 17% दोनों के कॉमन, तो मेरे भाई 17 को घटा दो, कितना का 77% आपको देखने को मिलेगा। टोटल कितना था? 100 था। 100 में से 77 घटा दे मेरे भाई, तो यहाँ पर से आंसर कितना बचेगा? 23 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 44 का सवाल दे रखा है। सवाल में क्या कहा गया कि एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है, तो उसकी गणना कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, वो आपसे पूछा गया। ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई, जो संख्या है, मैं यही बात करता हूँ कि साथियों बेसिक से करोगे तो भी आपको मैथ नहीं आते तो भी आपका इसका काम हो जाएगा। इसमें से क्या देखो मेरे भाई, वो संख्या उसको अपन अक्स मान लिया गया और बाद में क्या कि वो सही है, वो 5/3 अक्स मान लिया गया। त्रुटि है मेरे गलत वाली चीज़ों के बारे में बात करें तो मेरे भाई उसको 3/5 अक्स इस प्रकार से आ गया। अब अपन त्रुटि निकालेंगे तो मेरे भाई किस प्रकार से निकालेंगे? 5/3 5x/3 आ गया, माइनस का 3x/5 बराबर अपने पास में जब इसको निकालेंगे तो त्रुटि कितनी आएगी? 16x माइनस का 15 आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब त्रुटि का परसेंटेज बताना था मेरे भाई, 16x/15/5x/3 गुणा 100। इसको जब आप काटोगे तो आपका जो आंसर आएगा मेरे भाई कितना आएगा? 64% आपका देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 7:5। 15 लीटर पानी मिला दिया गया और बाद में अनुपात होता है 7:8 हो जाता है, तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा आपसे पूछी गया। कोई दिमाग नहीं लगाना मेरे भाई, पूछा क्या देखो मेरे भाई, 7x/5x दे रखा है। ठीक है, बाद में इसमें कितना मेरे भाई 15 लीटर पानी मिला दे मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, दूध वाले तो पानी मिलाते हैं। तो यहाँ पर से अपने पास में से अनुपात क्या गया? 7/8 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर से कितना का 7 8 56 अक्स बराबर का 5 दिए, 5 7 35 अक्स और प्लस का यहाँ पर से 15 7 105 हो गया मेरे भाई। ठीक है, तो जब अपने पास में से अक्स की तरफ लेकर आएंगे तो कितना गया? ये 21 अक्स, यहाँ पर से 105 आ गया मेरे भाई। अक्स बराबर अपने पास में से 105/21, जब इसको काटोगे तो आपके पास में अक्स की वैल्यू आ गई, वो 5 आएगी मेरे भाई। कितने आ गई? 5। और ये 5 कहीं पर रख दो, आपका आराम से आ जाएगा। तो मेरे भाई जो इसको 5 को यहाँ पर से रखोगे और प्लस का 15 और ऐड कर दो, 25 प्लस का 15, तो यहाँ पर से आप जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 40 लीटर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 46 का सवाल दे रखा है कि एक बैग में ₹1 और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है 3:8:20 के अनुपात में और कुल राशि दे रखी है ₹372। तो कुल सिक्कों की संख्या आपसे पूछी गई। कुछ भी दिमाग नहीं लगना मेरे भाई, यहाँ पर से जो अनुपात है उसी के साथ में अपने को खेल काल करना है। तो 3x और यहाँ पर से देखो 3x के साथ में अपन क्या करेंगे? पैसा है, इसको यहाँ पर से 1 बराबर 3x आ गया। फिर अपन बात करते हैं कितना का? यहाँ पर से 8x आ गया। 8x के साथ में अपन रुपयों के हिसाब से बात करें तो मेरे भाई कितना आ गया? कौन सा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर से जाता है 0.50 आ गया। तो यहाँ पर से कितना का पॉइंट या जाता है 8×5 40, 4x आ जाता है। ठीक है, फिर एक और बचता है मेरे भाई 20x वाला। 20x में अपन क्या करेंगे? 20x और गुणा 0.25 बराबर अपने पास में कितना गया मेरे भाई? यहाँ पे आ जाता है 5x जाता है। अब टोटल कर लो इसको। टोटल किस प्रकार से करोगे? 3x प्लस का 4x प्लस का 5x बराबर अपने पास में से कितना है? 372 दे रखा है मेरे भाई। कितना दे रखा है? 372 दे रखा है। 4 5 4 और 3 7 7 और 5 12, 12x बराबर अपने पास में से 372 आ गया मेरे भाई। अक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, 372 बटा कितना? 12, यहाँ पर से कितना आ गया मेरे भाई? 31 आ गया। ठीक है, और बाद में पूछा गया कि मेरे भाई सिक्कों का अनुपात दिया रखा, तो 3x प्लस का 8x प्लस का 20x कितना होगा टोटल? यहाँ पर से 31x हो गया। अब x की वैल्यू मैंने यहीं पर से निकाली है, तो 31 गुणा 31 कितना आएगा? 961 आएगा। क्या 961 आएगा? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। 47 का सवाल दिया गया है। इसमें से क्या कहा गया है मेरे भाई? इसमें कहा गया कि एक आदमी को 5,000 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 4%, शेष भाग 5% साधारण ब्याज पर उधार देता है और उसे 2 वर्षों बाद में कुल ब्याज वो 440 रुपये मिलता है। उपरोक्त दरों में से प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना इसमें से। देखो अपन क्या करेंगे, पहले एक निकाल देते हैं। अपने पहले x पर मानते हैं, तो यहाँ पर से x गुणा 4 गुणा कितना आ गया? 2 आ गया बटा 100 आ गया। यहाँ पर से कितना आ गया? 0.08x आ गया। ये तो एक आ गया। दूसरे पर बात करें तो मेरे भाई दूसरा अपन निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे? दूसरा अपन निकालेंगे मेरे भाई, जो 5,000 रुपये है, 5,000 में से अपने x घटा दिया,
रेट कितनी है, रेट 5 की है मेरे भाई, 2 और बटा 100 आ गया। ठीक है, कितना आ गया मेरे भाई, ये आ जाता है 0.10 इंटू और साथ में ही 5000 और माइनस का अक्स आ जाता है। ठीक है, इतना आपने कर लिया। इसके बाद में अपन क्या करेंगे मेरे भाई, इसको अपन करेंगे I1 प्लस का I2 बराबर कितना दे रखा है, 440 रुपये दे रखा है। ये लो भाई 440 आ गया। अब वैल्यू निकाल कर लाएं, I1 की कितने निकाल कर आए, 0.08 अक्स निकाल कर लाए हैं, और दूसरा I2 की जो वैल्यू निकाल कर आए हैं वो यहाँ पर से कितने आ जाते हैं मेरे भाई, जब अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं देखो यहाँ पर से, तो यहाँ पर से जब इसको 0.10 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो अपने पास में से क्या बचेगा, यहाँ पर से इधर तो आएगा 500 और माइनस का 0.10 अक्स बराबर का 440 आ गया मेरे भाई। तो जब इन दोनों में से आप घटाओगे, अक्स अक्स वाले एक तरफ लेकर आओगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.02 अक्स आएगा। इधर 440 माइनस का 500 करोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आएगा, 60 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यह कितना आ गया, माइनस का 0.02 अक्स बराबर मेरे भाई माइनस का 60 आ गया। ये माइनस माइनस कट गया, कितना हो गया, प्लस हो गया। अब अक्स की जो वैल्यू आई मेरे भाई वो 3000 आपको देखने को मिल जाती है। कितने आ गई, 3000 देखने को मिलेगी। अब अपने पास में से अक्स की तो आएगी और दूसरा 5000 में से घटा दो, कितने घटा दोगे मेरे भाई, 3000 घटा दोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, 2000 बचेगा। इसका जो अनुपात आएगा वो 3:2 देखने को मिल जाता है। इसको इसके हिसाब से 3:2 ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर है 8 रुपये दे रखा है, धनराशि पूछी गई है। इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर P इंटू आर बटा 100। ठीक है, और इंटू मतलब इसकी पावर टी आ जाता है। सारी चीज़ें आपके पास में से दे रखी है, डी का मान है 8 है, पी अपने को निकालना है, आर की वैल्यू 4% दे रखी है, 100 आ रखा है, यहाँ पर से स्क्वायर कर लो। इसको अपन करेंगे तो मेरे भाई कितना आ जाता है, यहाँ पर से ये 8 बराबर पी इंटू, जब इसको अपन काटेंगे तो अपने पास में से कितना आ गया है, 25 चौका 100। ठीक है, इससे कट गया तो 1/25 है, 1/25 का अपन करेंगे तो कितना आ गया, 1/625 आ गया। स्क्वायर अपने आराम से काट देंगे यहाँ पर से, तो पी की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 8 गुणा 625। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर से 5000 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 49 का सवाल है कि 12,300 रुपये की राशि का ऋण है वो 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तों में देकर चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछी गई है। ठीक है, तो मेरे भाई इसके लिए अपने एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, कौन सा, पी बराबर अपने पास में फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अक्स बटा 1 प्लस का आर बटा 100 की पावर 1 आ गया, और प्लस में अक्स बटा 1 प्लस का आर बटा 100 की पावर 2, क्योंकि 2 किस्तों के बारे में पूछा गया है। तो ठीक है मेरे भाई, इसके बारे में अपन बात करें, देखो इसमें से सीधा ही अपन निकालते हैं, 1 प्लस का आर बटा 100 निकालोगे मेरे भाई, तो यहाँ पर से आर की वैल्यू कितनी है, 5% है, तो यहाँ पर से अपन क्या करेंगे, 1 प्लस का 5/100 कर देंगे। जब इसको सोल्व करोगे तो अपने पास में से बचेगा 21/20। आप यहाँ पर से सीधा पुट कर सकते हो। जैसे ही पुट करोगे अपने पास में से पी की वैल्यू कितनी है, 12,300 लाला। ठीक है, तो अक्स आ गया, बटे बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कितना है, 21/20 कर दिया आपने। ठीक है, ये चीज़ आपने निकाल ली है। दूसरे पर बात करना तो मेरे भाई दूसरे पर अक्स बटा कितने आ गए, स्क्वायर कर देना, 21/20 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, यहाँ पर से कितना आ गया, 12,300 बराबर अपने पास में से ऊपर ले जाओ, इसको कितना आएगा, 20 अक्स बटा 21 प्लस का अपने पास में से कितना करेगा, 400 कर देगा, 400 अक्स बटा 441 कर दिया गया। ठीक है, अब नीचे इस वाले का एलसीएम ले लो, इधर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 12,300 तो ठीक है। जब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा, इतना इधर आ जाता है 441, ये आ जाता है एलसीएम। जब इसको अंदर से करोगे तो 20 अक्स गुणा 21 प्लस का इधर से बात करें तो कितना आएगा, 441 आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, 441 नहीं, ये साथ में थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर से कितना आएगा, यहाँ पर से आता है 400 अक्स। ठीक है, इधर बाद में अपने पास में से क्या हो जाएगा, जब 20 और 21 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 400 को इसमें से ऐड करेंगे तो अपने पास में आएगा 820 अक्स बटा 441। ठीक है, और बराबर अपने पास में से 12,300 वैसे ही चल रहा है। अब आराम से इसकी अक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, तो अक्स बराबर अपने पास में कितना आएगा, 12,300 गुणा 441 बटा अपने पास में से 820 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक, और ये 820 है, ये इससे कट जाएगा 15 बार। ठीक है, तो अपने पास में से 15 गुणा 441, जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में से आंसर आएगा 6,615 रुपये। है कहीं पर, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा आपके पास में, यदि छपाई का मूल्य है वो 17,500 रुपये है तो कितनी रॉयल्टी दी जाएगी, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर से देखो बात करें तो, और बात करें देखो साथियों, इसमें से सबसे पहले यहाँ पर से आ जाता है कितना,
प्रिंटिंग कॉस्ट है 35%, तो यहाँ पर से अपन क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। तो 0.35 गुणा टी बराबर 17,500 है। ठीक है, तो टी की वैल्यू अपने पास में से कितनी आ जाएगी मेरे भाई, यहाँ पर से जाती है 17,500 बटा अपने पास में से 0.35 आ जाता है। टी बराबर अपने पास में से कितना आएगी, 50,000 रुपये आ जाती है। ठीक है, अब अपने पास में से किसकी निकालनी है, यहाँ पर से रॉयल्टी निकालनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर बराबर अपने पास में से कितना मेरे भाई, 15% है। क्या 15% को अपन क्या करेंगे, 0.15 गुणा टी कर दे मेरे भाई। ठीक है, और टी की वैल्यू आराम से अभी निकाल कर लेकर आया, 0.15 गुणा टी की वैल्यू 50,000 रुपये निकाल कर, जब इससे मल्टीप्लाई करा तो 7,500 रुपये आपका पास में आंसर आ जाएगा। कहीं पर है आर की वैल्यू 7,500, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं तो इस मिशन का उद्देश्य आगामी 4 वर्षों तक MSP पर तुअर, उड़द और मसूर पर खरीदी सुनिश्चित करना, ठीक बात आती है। इस मिशन के अंतर्गत 2030-31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, बात भी ठीक है। इस मिशन के हेतु 11,440 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है, ABC, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि विकसित राजस्थान @2047 विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहले बता देता हूं मेरे भाई कि विकसित राजस्थान @2047 है, उसको पढ़कर चले जाना PSI वालों, उसमें से सवाल 100% आपके आएगा। ठीक है, वैसे देखा जाए तो भारत वाला तो मैंने करवा दिया, राजस्थान वाला भी मैं साथियों आपको जल्दी करवा दूंगा, उसमें से टॉप 50 अपने MCQs करेंगे, वो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस जैसे मेरे को समय मिलेगा तब मैं आपको करवा दूंगा। पहला बात करते हैं, देखो साथियों, वर्ष 2047 तक नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर 390 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया। नवीनीकरण का थोड़ी है मेरे भाई 390, यहाँ पर से मेरे भाई कितना आएगा, 90 गीगावाट आपको याद रखना है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं तो वर्ष 2047 तक मात्र मृत्यु दर को 27% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। 27 थोड़ी है मेरे भाई, 25 तक लाने का लक्ष्य रखा गया, ये बात भी गलत आती है। ठीक है, तो ये दो तो गलत हो गए, ए और बी गलत हो गया। दूसरा बात करते हैं वर्ष 2047 तक महिलाओं को कार्यबल में भागीदारी 60% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया, बात ठीक है। पूछा गया कि सत्य नहीं है, तो ए और बी सत्य नहीं है, तो ए और बी सत्य नहीं, तो ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं तो देखो साथियों, 22वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में नहीं हुआ था मेरे भाई, कहाँ पर से हुआ था, याद रखना, अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2025 के अंदर से। कहाँ पर से, मलेशिया के अंदर से, कुआलालंपुर में आपको देखने को मिलेगा, तो ये बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो दूसरा दे रखा है कि IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी, ठीक बात है, UAE में हुआ था। दूसरा बात करते हैं राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2025 पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। एशियाई बीज कांग्रेस 2025 मुंबई, ये बात भी ठीक है। 3 सही है मेरे भाई, तो कौन सा है, केवल 3 युग्म सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं युद्धाभास सूर्य किरण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इसका आयोजन 25 से 26 नवंबर तक बेलगावी कर्नाटक में किया गया था, बात गलत आती है मेरे भाई, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, इसका 19वां संस्करण था, ठीक है। भारत नेपाल के मध्य संयुक्त अभ्यास था, ये बात भी ठीक है, ये भी सही है। दूसरा बात करते हैं, इस अभ्यास में भारत प्रतिनिधित्व है, असम रेजिमेंट ने किया, ये बात भी ठीक है। BCD सही है मेरे भाई, सत्य कथन पूछा गया क्या, BCD, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, जनगणना 2027 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, कौन सी है, 8वीं या 7वीं नहीं है। दूसरा बात करते हैं, इससे का प्रथम चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक संपन्न होगा। इसका आवास जनगणना और हाउस रजिस्ट्रिंग आपको की जाएगी, ठीक बात आती है। इस जनगणना का द्वितीय चरण है वो फरवरी 2027 में संपन्न होगा, यह बात भी ठीक है। इस जनगणना के तृतीय चरण में जाति आधारित जनगणना होगी, ऐसा कोई कहीं पर अपने मेरे को देखने को नहीं मिला, तो ये बात भी गलत आती है। B और C सही है मेरे भाई, B और C है, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 56 का सवाल दे रखा है। 56 के सवाल में क्या कहा गया कि शांति विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, इस विधेयक का पूरा नाम द सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025 है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस विधेयक के अंतर्गत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता हासिल करने के जाने का लक्ष्य रखा गया, बात भी ठीक है। इसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा निगम बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान कर राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेही बनाया गया था, ये बात साथियों गलत आती है, क्योंकि 1962 की बात आती है, तो 1962 में साथियों पहले ही परमाणु ऊर्जा नियम बोर्ड का गठन हो चुका है और उसका वैधानिक दर्जा मिल चुका है, तो ये बात गलत आती है। सत्य कथन पूछा गया, सत्य, B और C, A और B सही है, A और B सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने हाल ही में किसी राजस्थान हाई कोर्ट के जयपुर पीठ के उप सॉलिसिटर जनरल के पद की नियुक्ति की है? तो मेरे भाई याद रखना सुनील शर्मा को की गई है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही, नहीं, सुमित बिश्नोई को किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नई चेतना 4.0 अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह अभियान 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2025 को तक प्रदेश भर में आयोजित किया गया। ठीक है। इस अभियान का उद्देश्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म कर ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक बात आती है। यह अभियान राजीविका द्वारा चलाया गया, ये बात भी ठीक है। तो ABC सही है, तीनों के तीनों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो मेरे भाई मैं जो योजना वाले टॉप 20 MCQs कराता हूँ वो जाकर देख लेना। उसमें से सारे के सारे जितने भी योजना के सवाल बन सकते हैं सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस योजना का कॉन्क्लेव है वो 18 दिसंबर 2025 को जयपुर में किया गया। ठीक बात आती है लाला। दूसरा बात करते हैं तो यह ग्रीन एनर्जी और जल संरक्षण हेतु की गई पहले, ये बात भी ठीक है। इसका आयोजन वन विभाग द्वारा किया गया, नहीं भाई, इसका जो आयोजन है वो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा किया गया था। ये बात गलत आती है इसमें से। उसके द्वारा किया गया था, किसके द्वारा? वन विभाग के द्वारा नहीं किया गया था, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा याद रखना है। सत्य कथन है, A और B लगा दे। A और B कहीं पर ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 60 का 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है। खो खो अजमेर में है, कुश्ती भरतपुर में है, काइकिंग उदयपुर में है, तलवारबाजी लाकोटा में है। जबकि जोधपुर में कौन कौन सा है? एक तो टेबल टेनिस आ गया, योगासन आपको देखने को मिलेगा। ये बात यहाँ पर से गलत आती है। कितने युग्म सम्मिलित हैं? तो मेरे भाई 3 हैं, केवल 3 है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखा कि राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो इसके अंतर्गत दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति श्रेणी का प्रथम पुरस्कार है वो गिनोई दूध उत्पादन सहकारी समिति जयपुर को प्रदान किया गया। ये बात गलत आती है मेरे भाई। किसको प्रदान किया गया? कर्नाटक की नाम आता है मचना डेयरी को किया गया था। मचना डेयरी, ठीक है, मचना डेयरी को किया गया था। ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी का प्रथम पुरस्कार दिलीप कुमार प्रधान को प्रदान किया गया। ठीक बात आती है। सत्य कथन पूछा गया, ऑप्शन नंबर आपका B है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में जारी राजस्थान AIML पॉलिसी 2026 के अंतर्गत राज्य के युवाओं को AI आधारित बुनियादी कौशल उपलब्ध करवाए जाने हेतु UVAI नवाचार किसके मध्य सहयोग संचालित किया गया? तो मेरे भाई याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा इंडिया AI मिशन व IIT जोधपुर के मध्य। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पुस्तक वंडर गाइज द लॉस्ट ट्रेजर ऑफ स्पार की गठन के लेखक कौन है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना नाम आता है रूपल आदित्य, आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं GSAT 7R के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं यह भारतीय नौसेना का एक संचार उपग्रह। ठीक बात आती है। इसमें LBM-3M5 रॉकेट लॉन्च किया गया। ठीक बात आती है। इसका वजन मेरे भाई 2000 किलोग्राम बता रखा है। 2000 किलोग्राम थोड़ी है साथियों, यहाँ पर से 4000 किलोग्राम आपको देखने को मिलेगा। यह बात गलत आती है। इसे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया गया। यह बात भी सही है। ABD कहीं पर है मेरे भाई, यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा सवाल दिया गया है। सवाल में कहा गया कि एशियन यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है कि इन खेलों का आयोजन 22 से 31 अक्टूबर तक मनाम बहरीन में किया गया। ठीक बात आती है। इन खेलों में भारत ने कुल 66 पदक नहीं मेरे भाई 48 पदक जीतकर पदक तालिका में 6ठे स्थान पर रहा। ये बात यहाँ पर से 48 पदक, ठीक है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। ठीक है, 66 नहीं थे, 48 थे। तो कौन सा कथन सत्य मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है 66 का सवाल दिया गया है। 66 के सवाल में कहा गया कि लेखांकन की लागत अवधारणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं कि इस अवधारणा में सभी परिसंपत्तियों को उनके क्रय मूल्य पर ही अभिलिखित किया गया जाता है। ठीक बात आती है। इस क्रय मूल्य में परिसंपत्ति का प्राप्ति मूल्य, परिवहन व्यय, स्थापना व्यय और किए गए व्यय सम्मिलित हैं जो कि उस परिसंपत्ति को काम में लाने योग्य बनाने के लिए किए जाते हैं। बात ठीक है। ठीक है, तो पहला दूसरा दोनों कथन सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको स्वदेशी सूचकांक दे रखे हैं, दूसरा
देश दे रखा है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, डोजोस है, ये डोजोस जो सूचकांक है मेरे भाई ये किसका है, तो याद रखना ये अमेरिका का आ जाता है। दूसरा बात करते हैं निक्की केंद्र से बात करें तो ये जापान का जाता है। तीसरा देखते हैं सिमेक्स, सिमेक्स किसका मेरे भाई, ये सिंगापुर का आपको देखने को मिल जाता है। लास्ट का जो ब्राज़ील वाला ये इसको देखने को मिलता है। तो ए में तीसरा है, बी में दूसरा है, ए में तीसरा बी में दूसरा, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है दूसरा, यहाँ पर से कथन और कारण कहा गया है। ठीक है, कथन पढ़ते हैं अपन, देखो क्या दे रखा है कथन। कथन में कहा गया है कि 2025-26 की आर्थिक समीक्षा अनुसार पिछले 5 वर्षों के दौरान स्थिर मूल्यों पर कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का औसत वृद्धि दर है वो 4.4% रही है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भारत सरकार का यह लक्ष्य है कि कृषि क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर को स्थायी रूप से 4% से अधिक रखा जाए। ये बात भी ठीक है, कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन साथियों यहाँ पर से स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नमो ड्रोन दीदी योजना के संबंध में सत्य कथन का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला है कि इस योजना का जो प्रारंभ है वो 31 अक्टूबर 2021 नहीं है मेरे भाई, नवंबर में होता है, नवंबर 2023 में किया गया था। इसका जो लक्ष्य है मेरे भाई 15,000, याद रखना मेरे भाई कितना है, 15,000 चयनित महिला SHG किसानों को कृषि कार्यों के लिए किराए और सेवाएं प्रदान करना, ये बात ठीक है, यहाँ पर से 15,000 रहेगा। दूसरा बात करते हैं, ड्रोन खरीदने के लिए महिला SHG को ड्रोन की लागत और उससे जुड़े आनुषंगिक व्यय का 80% वे अधिकतम 8 लाख रुपए तक का केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बात ठीक है मेरे भाई, सेकंड तीसरा सही है यहाँ पर से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 70 का सवाल दे रखा है कि कृषि विस्तार पर सब मिशन के तहत संचालित डिप्लोमा कार्यक्रम की अवधि है मेरे भाई कितनी बतानी है, तो याद रखना 48 सप्ताह रहेगी। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित असुमेलित युग्म को छांटना है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, अंडा उत्पादन में मेरे भाई तीसरा नहीं है, दूसरा स्थान है, याद रखना, तो यही आपका असुमेलित है, आपका सेकंड लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें, गरीबी हटाओ नारे के तहत गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य के साथ DP धर मॉडल का कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, तो मेरे भाई पाँचवीं आपको याद रखनी है। पाँचवीं जो योजना थी वो 1974 से 78 तक रही थी, लेकिन साथियों इसमें से क्या होता है कि मोरजी देसाई सरकार ने इसे 1 साल से पहले ही समाप्त कर दिया गया था, याद रखना है। ठीक है, और मेन रूप से बात करते, देखो अगला अपन बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, 73 का सवाल दे रखा है। सवाल में कहा गया कि राजस्थान पर्यटन इकाई नीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला बात करते हैं, यह नीति 4 दिसंबर 2024 को लागू की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा है कि इस योजना का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में पर्यटन अर्थव्यवस्था को 5 गुना करना, यह बात भी ठीक है। तीसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है कि इसके तहत नई पर्यटन इकाइयों के लिए स्टाम्प ड्यूटी, रूपांतरण शुल्क, डेवलपमेंट चार्जेस आदि को अधिकतम 75% छूट दी जाएगी। मेरे भाई यहाँ पर से 100% है। ठीक है, ये बात गलत आती है। इसके तहत राजस्थान पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्था जयपुर में स्थापित किया जा रहा, तो मेरे भाई पहले ही कर ली गई थी, 1996 की बात आती है, 1996 में स्थापित हो चुकी थी, याद रखना है। तो ये बात भी गलत आती है, पहला दूसरा सही है, सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन तीर्थ स्थल की यात्रा पर जाने वाले निवासियों को यात्रा पर होने वाले कुल व्यय का कितना सहायता दी जाएगी, वो आपसे पूछा गया था मेरे भाई। कुल व्यय का 50% और अधिकतम मेरे भाई 15,000 रुपये रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में असत्य कथन का बताया गया है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों की इसका उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध करवाना है, और कराने के लिए 50 लाख थोड़ी है मेरे भाई, 1 करोड़ याद रखना है, कितना है, 1 करोड़ घरों पर सोलर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है, तो ये आपका पहला ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखे कि अर्थव्यवस्था में मंदी होने पर राजकोषीय और मौद्रिक उपायों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, वो आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना, कर की दरों में कमी करना इसका सही आंसर रहेगा, सेकंड है। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में फरवरी 2026 में भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष 2012 के स्थान पर नया आधार वर्ष कौन सा कर दिया गया, 2024 कर दिया गया मेरे भाई। ये सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, जाकर देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, असुमेलित उद्यम की छांटना है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना जायका की है। ठीक है, बांध पुनर्वास सुधार परियोजना विश्व बैंक की है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना मेरे भाई एशिया डेवलपमेंट बैंक की बता रखा है। ये बात यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई, ये राजस्थान खुद की है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि रिप्स
2024 के तहत मानक प्रोत्साहन पैकेज हेतु निर्धारित 7 श्रेणियाँ निम्न में से कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं वो आपसे पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई यहाँ पर से 7 श्रेणियों के बारे में बात करें तो विनिर्माण हो गया, सेवाएं हो गया, सनराइज सेक्टर हो गया, एमएसएमई आ गया, ठीक है, स्टार्टअप आ गया, औद्योगिक अवसंरचना आ गई और साथ ही अनुसंधान और विकास आपको देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से 7 आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो देखो साथियों यहाँ पर से कौन कौन सा सही रहेगा। पहला तो लगा लो मैन्युफैक्चरिंग वाला लगा दो, दूसरा बात करते हैं इंडस्ट्री वाला ये लगा लो, ठीक है, तीसरा एमएसएमई वाला लगा दो, एक सर्विस वाला लगा दो। पहला, तीसरा, पांचवा और छठा, पहला, तीसरा, पांचवा, छठा, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एमसेंड नीति 2024 के तहत सरकारी परियोजनाओं में एमसेंड के उपयोग को 2028-29 तक अनिवार्य तक कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना 50% तक का लक्ष्य रखा गया है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है मेरे भाई, जो योजना वाली आपको श्रृंखला मैंने चला रखी है 20 क्वेश्चन वाली, उसमें से जाकर देख लेना, A to Z मिल जाएंगे, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो अच्छा सवाल है। सवाल में कहा गया कि ओवर दी काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की मुख्य विशेषता कौन सी नहीं है। तो मेरे भाई याद रखना केवल वृहद आकार की कंपनियों का सूचीकरण, यह इसका सही विशेषता नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 81 में परिवर्तन किए गए थे। तो मेरे भाई याद रखना वो आपको देखने को मिलेगा, एक तो कौन सा 7वां संविधान संशोधन है 1956 वाला है, दूसरा बात करें तो एक 45वां संविधान संशोधन 1974 वाला जाता है, और एक आता है कौन सा 36वां संविधान संशोधन 1975 वाला। ये याद रखना BCD। तो यहाँ पर से आपका BCD कहीं पर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि संविधान के अनुच्छेद 118(3) के अनुसार निम्न में से किससे परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उससे परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकता है। तो मेरे भाई एक दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक तो राज्यसभा पति रहेगा और दूसरा लोकसभा अध्यक्ष रहेगा। बी और सी है, यहाँ पर से बी और सी है, कहीं पर है बी और सी, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। सूची 1 और सूची 2 को आपको सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। 43 के अंदर से बात करें तो श्रमिकों के औद्योगिक प्रबंधन से आपको देखने को मिलेगा। 48 में बात करें तो मेरे भाई एक कृषि और पशुपालन संगठन से आपको देखने को मिलेगा। 41 में काम अधिकार देखने को मिलेगा और 44 में मेरे भाई समान नागरिक संहिता आपको देखने को मिल जाती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 85 का सवाल दे रखा है। 85 के सवाल में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में शब्दों का सही अनुक्रम आपसे पूछा गया। तो पहले बात करें तो मेरे भाई कौन सा आएगा, आदर्श आएगा, आदर्श के बाद में साथियों कौन सा आएगा, संस्थाओं आएगा, संस्थाओं के बाद में राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान आपको देखने को मिलेगा। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला दे रखा है कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों का पुनरावलोकन करने की शक्ति प्राप्त है, ठीक है। अनुच्छेद 13 के तहत सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के कानूनों को न्यायिक समीक्षा करता है, बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, SP गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद 1982 में जनहित याचिका को आधिकारिक मान्यता दी गई, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंडादेश के खालिस्तान की शक्ति है। तो वो मेरे भाई कौन कौन सा आता है, एक तो आता है निलंबन की आपको देखने को मिलेगी, दूसरा परिहार की मिलेगी, एक तीसरा बात करें तो लघुकरण की देखने को मिलेगी। क्षमा वाली यहाँ पर से नहीं देखने को मिलती है। BCD लगा तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। तो देखो एक तरफ राज्य दल दे रखा है, दूसरी तरफ आपको राज्य दे रखा है। भारतीय आदिवासी पार्टी राजस्थान की मेरे भाई है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं रिवोल्यूशनरी सोलिडरिटी पार्टी, तो ये मेरे भाई कहाँ की देखने को मिलेगी, केरल की आपको देखने को मिलती है। महाराष्ट्रवादी तक ये आपको कहाँ की देखने को मिलेगी, ये गोवा की देखने को मिलती है। एक नेशनल ये महाराष्ट्र की देखने को मिल जाती है। तो ए में तीसरा मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, 89 का सवाल दिया गया है। 89 के सवाल में कहा गया कि निम्न कथनों में से कौन सा लोकपाल के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखो मेरे भाई लोकपाल एक भ्रष्टाचार रोधी प्राधिकरण है, ठीक है। 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया, बात भी ठीक है। पिनाकी चंद्र घोष 2019 में भारत के पहले लोकपाल बने, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, लोकपाल केवल उच्च न्यायालय और वर्तमान या फिर सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, ये बात थोड़ी सी गलत आती है मेरे भाई। सेवानिवृत्त नहीं, एक 25 साल का कुछ या फिर 5 साल का कुछ अनुभव जैसा ऐसा कुछ भी यहाँ पर से देखने को मिलेगा, वो भी यहाँ पर से नियुक्ति पात्र होता है। तो आपका चौथा है ये गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन के बारे में बात करते हैं, इसका जो सही असत्य कौन सा है कि नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में पंचायती राज के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये बात गलत आती है।
नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला दे रखा है कि अंतरिम सरकार के रियासतों के एकीकरण के लिए 27 जून 1947 को नया विभाग स्टेट डिपार्टमेंट का गठन की घोषणा की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, देखो मेरे भाई, दूसरा दे रखा कि भोपाल रियासत ने 14 अगस्त 1948 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन का प्रस्ताक्षर किए मेरे भाई, ये बात गलत आती है। 1948 को नहीं किए थे, ये कब किए गए थे? 1 जून को किए गए थे, याद रखना। 1 जून 1949 को किए गए थे। कब किए गए थे? 1 जून 1949 को किए गए थे, बात गलत आती है। स्वतंत्रता पूर्व भाषाई आधार पर बनने वाला पहला प्रांत उड़ीसा था, ये बात ठीक है। तो सत्य कथन पूछा गया मेरे भाई, तो यहाँ पर से एक तो ए है, पहला तीसरा मेरा भाई, ए मतलब कि ए और सी है, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से 92 का सवाल दे रखा है। 92 के सवाल में कहा गया निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं, तो केंद्रीय सूचना आयोग का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं, ठीक है। यदि किसी अन्य सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उसकी पदावधि दोनों पदों के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्षों से अधिक नहीं होगी, बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तो केंद्रीय सूचना आयुक्त में प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमती पद्मा बाला सुब्रमण्यम थी, ये बात साथियों गलत आती है। कौन थी? नाम आता है, याद रखना मेरे भाई, क्या नाम आता है? श्रीमती, क्या नाम आता है मेरे भाई? श्रीमती दीपक, याद रखना मेरे भाई, श्रीमती दीपक संधू, ये थोड़ा सा याद रखना, ये पहली थी। लेकिन ये श्रीमती पद्मा बाला सुब्रमण्यम को थी, याद रखना, प्रथम महिला सूचना आयुक्त थी, ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो पहला दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से प्रथम भारतीय केग अशोक मेहता नहीं थे मेरे भाई, नाम आता वीर नरहरि राव थे। 1948 में इसको नियुक्त किया गया था, याद रखना, भारत के थे पहले। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएसएलवी के संबंध में सत्य कथनों पर पहचान करनी है। पहला दे रखा कि पीएसएलवी C-62 द्वारा EOS-N1 अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, पीएसएलवी निम्न भू कक्षा में 1750 kg वजन में सक्षम है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, पीएसएलवी C-37 द्वारा 2021 में एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। 2017 में, थोड़ा 2017 की बात आती है, 15 फरवरी 2017 में इसको प्रक्षेपित किया गया था, याद रखना, ये बात गलत आती है। सही कोट पूछा गया तो पहला दूसरा सही है मेरे भाई, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अंतरिक्ष आधारित निगरानी मिशन के संदर्भ में असत्य कथनों की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं, इसके तहत निम्न भू कक्षा में कम से कम 52 उपग्रहों का प्रक्षेपित किया जाएगा, ठीक बात आती है। इस मिशन का संचालन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। सत्य को असत्य पूछा गया तो मेरे भाई दोनों ही यहाँ पर से असत्य नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में सत्य कथन का पहचान करना है, ठीक है मेरे भाई। पहला दे रखा है कि इसका क्रूज एल्टीट्यूड 15 किमी और टर्मिनल एल्टीट्यूड 5 किलोमीटर होता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इसकी रेंज है मेरे भाई 390 किलोमीटर, इसकी रेंज है मेरे भाई। ब्रह्मोस मिसाइलों की रेंज है वो अलग अलग होती है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है कि इसकी गति सब सोनिक मिसाइल की तुलना में 3 गुणी है मेरे भाई, 9 गुणी नहीं है, 3 गुणी है। इसकी जो मेक संख्या वो मैंने पढ़ाई थी मेरे भाई 2.8 से साथियों 3 आपको देखने को मिलती है मेक संख्या, तो ये बात गलत आती है। ब्रह्मोस NG वर्टिकल लॉन्च करने की क्षमता से युक्त है, ये बात भी ठीक है। पहला चौथा सही है मेरे भाई, पहला चौथा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी DRDO द्वारा विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है, वो आपसे पूछा गया तो मेरे भाई याद रखना, रुद्रम आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गोल्डन राइस किस विटामिन से भरपूर होता है, तो मेरे भाई विटामिन A से भरपूर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर से कथन और कारण वाला सवाल दे रखा है। पहला पढ़ते हैं अपन कथन, जीवाणु भोजी की तुलना में प्लाज्मिडम एक बेहतर वाहक होता है, तो मेरे भाई जीवाणु भोजी होता है एक बेहतर वाहक, लेकिन प्लाज्मिडम नहीं होता है, ये बात गलत आती है। जीवाणु भोजी एक बड़े DNA खंड जो 24 KB की क्लोनिंग की जाती है, बात ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर से आपका कथन A तो गलत है, कारण सही है, तो यहाँ पर से कौन सा आएगा मेरे भाई, A गलत है और R सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो मेरे भाई भरतपुर में नहीं है। ये था आपका साथियों जो मेजर टेस्ट तीसरा है उसका GK GS वाला सॉल्यूशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।